राम राम सा दोस्तों। आज हम इस लेक्चर में सन 2018 जो कल परसों वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया था 18-19 वाला, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे बजट के बारे में कुछ शब्दावलियां जो इंपॉर्टेंट होती हैं, ताकि बजट का मतलब समझ में आए, बजट क्यों बनाया जाता है, बजट कौन बनाता है, बजट में जो रुपए आते हैं वो कहाँ से आते हैं और कहाँ तक खर्च होते हैं, ये सारी सारी एक बेसिक डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। और पार्ट सेकंड में हम 2018-19 के बजट में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट स्कीम्स अपनी भारत सरकार ने जो चलाई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे बजट के बारे में। तो पहले पहले ये समझ लेते हैं बजट शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है और बजट का मतलब क्या होता है। वैसे बजट शब्द जो है उसका ओरिजिनली मतलब तो होता है चमड़े का बैग। ओरिजिनली जो मतलब होता है चमड़े का बैग, आप अपने घरों में ही देखते होंगे। मैं हटा देता हूँ थोड़ी सी देर के लिए, आपको बेसिक समझाता हूँ। सबसे पहले बेसिक आप अपने घर के हिसाब से मानिए, बजट जो होता है वो अगले आने वाले समय के लिए प्रस्तुत किया जाता है हमेशा। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई घर है, घर मेरे एग्जाम्पल में यहाँ बनाया हुआ है, एक घर है। इस घर में एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है और उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये इनकी इनकम होगी, कुछ इनके पास में रुपए आएंगे उसे बोलते हैं आय, और कुछ जाएंगे रुपए उन्हें बोलते हैं व्यय या खर्च। ठीक है। इनका बीच में जो लोका लेखा जोखा जो रखने का काम हो, या तो पति करेगा या पत्नी करेगा, जो भी घर का मालिक होगा जिस हिसाब से भी है, तो वो अपना बजट बनाते हैं अगले आने वाले समय के लिए। इतना याद रखना कि बजट जो है पिछला समय के लिए नहीं बनेगा, हमेशा आने वाले समय के लिए बनेगा। जैसे दिनचर्या बनती है ना आपकी, तो वो हमेशा आने वाले समय के लिए ही बनती है। ऐसे ही बजट भी आने वाले समय के लिए। तो अब जैसे प्रस्तुत किया है 2018-19 का बजट, तो ये आने वाले 1 अप्रैल से 31 मार्च 2019 तक का जो व्यय होने वाला है उसके बारे में, और जो आने वाले हैं रुपए उनके बारे में ये है। ठीक है। तो बजट बनाएगा यहाँ पे ये व्यक्ति, मान लीजिए ये मुखिया है इस घर का, ये जो पति है ये मुखिया है। अब ये बजट बनाएगा, बजट में एक तरीके से डॉक्यूमेंट बनाएगा ये। उस डॉक्यूमेंट में ये लिखेगा कि कितने रुपए आने वाले हैं अगले साल और उनमें से कितने रुपए खर्च करने वाले हैं। यानी पूरा पूरा लिखेगा कि यार मैं सैलरी में से कमाऊंगा वो रुपए आएंगे, उसके बाद मेरी पत्नी कोई नॉर्मली कोई हाउस वाइफ है लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करके भी घर में कुछ सामान बना के बेच देती है, तो उससे भी पैसे आएंगे। तीसरा, उन्होंने कहीं पे ब्याज पे रुपए उठा रखे होंगे या बैंक में लोन जमा करा रखा होगा, तो उससे रुपए आएंगे, बैंक से ब्याज से रुपए आते हैं। चौथा, अगर जरूरत पड़ी मजबूरी में, हो सकता है उन्हें कर्जा भी लेना पड़ सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो कर्जा भी लेना पड़ सकता है। तो वो सारे स्रोत जो होंगे वो किसके होंगे? आय के स्रोत होंगे। उसके बाद उसे व्यय का खर्चा निकालना है, अगले साल के लिए व्यय का निकालना है, यानी खर्चे का अपना पूरा लेखा जोखा लिखना है कि मेरे बच्चों की फीस भरनी है अगले साल के लिए, उसका पैसे लिख लेगा वो। डॉक्टरी में इलाज हो सकता, डॉक्टरी में रुपए खर्च हो सकते हैं, बाई चांस कोई भी बीमारी हो जाए तो उसमें खर्च होंगे। ठीक है, उसका लिखेगा। गाड़ी खरीदनी है उसका वो लिखेगा व्यय में सारा का सारा। खाने पीने में कितना खर्च होता है, राशन में कितना खर्च होता है, बाकी जितने भी घर के काम में जो जो खर्च होते हैं पैसे, उन्हें एक दूसरी साइड में लिख लेगा और आय वाले स्रोत को इधर की साइड में लिख लेगा। और इस डॉक्यूमेंट को जो किताब में लिख लिया है इसे क्या बोलते हैं? इसे बजट बोलते हैं। ठीक है। अब इसी जगह को हम, इस घर की जगह पे हम अब देश मान लेते हैं, घर को चेंज करके कट्टू देश पे पहुंचा देते हैं और देश में मान लेते हैं कि देश की एक इनकम होती है सरकार की, और सरकार बहुत सारे रुपए खर्च करती है, स्कीम्स में खर्च करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करती है, सब्सिडी में खर्च करती है, डिफेंस में खर्च करती है, रक्षा क्षेत्र में। तो उनका आने का और जाने का जो लेखा जोखा होगा वो बजट में लिखा जाता है। यानी एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है बुक्स के अंदर, कॉपी के अंदर, और उसे पेश करते हैं अपने वित्त मंत्री। यानी इस समय कौन है वित्त मंत्री? अरुण जेटली जी। तो उन्होंने 1 फरवरी को अपना बजट प्रस्तुत किया था। पहले ये था होता था कि 28 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था 2016 तक। लास्ट ईयर सरकार ने सन 2017 में 28 फरवरी से चेंज करके 1 फरवरी कर दिया। ये 1 फरवरी इसलिए किया क्योंकि 28 फरवरी के बाद में मार्च का महीना बचता था और उस समय तक उसे 2 प्रक्रियाएं करनी होती थी। यानी डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है एक, हर डिपार्टमेंट जो जितने रुपए चाहिए होते हैं उन्हें पास कराने के बाद में फिर एक एप्रोप्रिएशन बिल होता है, वो पास कराना होता है। तो उसमें टाइम लग जाता था, टाइम लग जाता था। तो जो अपने डिपार्टमेंट जिनको रुपए खर्च करने होते थे, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी ना नई शुरुआत, तो उनके पास में रुपए नहीं पहुंच पाते थे। तो इसलिए ये सारी प्रोसेस 1 महीने पहले कर दिया ताकि 1 अप्रैल से पहले पहले उन सभी डिपार्टमेंट को रुपए पहुंच जाए। ठीक है। तो 1 अप्रैल से लेके अगले साल 31 मार्च तक का बजट ये बनाया गया है वित्त मंत्री के द्वारा। अब वो जो बजट है उसे एक चमड़े के बैग में लेके आते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट है उसे शुरुआत जो हुई थी इंग्लैंड वगैरह में हुई थी, इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी बजट की। तो वहां पे जो जो बुक्स है, जो भी लिखा है डॉक्यूमेंट, उसे एक चमड़े के बैग में पैक करके लाते हैं, इसलिए इसे बजट बोले जाने लगा। बजट का मतलब हुआ चमड़े का बैग। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब बजट के बारे में
देख लेते हैं सारी प्रोसेस कि हमें और क्या क्या पढ़ना है इसमें। बजट क्या होता है ये आपकी समझ में आ चुका है। नॉर्मली कोई व्यक्ति अपने घर का बजट बना सकता है, कोई अपने स्कूल का बजट बना सकता है, या कोई अपने राज्य सरकार है तो राज्य सरकार अपने राज्य का बजट बनाएगी, केंद्र सरकार है तो केंद्र। आय और व्यय इनका बीच में जो लेखा जोखा होगा उसे क्या बोल देंगे, बजट बोल देंगे। इसे कोई भी बना सकता है, आप खुद भी बना सकते हो। आप अगर कहीं किराए पे मकान लेके रहते हो तो तुम्हारे घर वालों ने 5,000 रुपये दिए हैं, तो अगले 1 महीने तक आपको कैसे खर्च करना है तो वो आपका बजट हो जाता है। आपने लिख लिया कितने रुपए मेरे पास है, इसमें से ऐसे से खर्च करने हैं। अगर ज़्यादा खर्च कर दिए तो प्रॉब्लम हो सकती है, कर्जा लेना पड़ सकता है। ठीक है। उसके बाद में संवैधानिक प्रावधान क्या है इसके। देखो भारतीय संविधान में बजट शब्द कहीं भी नहीं लिखा हुआ है पूरे संविधान में। उसमें एक आर्टिकल है संविधान के अंदर, आर्टिकल नंबर 112, आप लिख लीजिए आर्टिकल नंबर 112। उसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। और उसी में लिखा हुआ है कि सरकार को हर साल वार्षिक वित्तीय विवरण, पैसों का लेखा जोखा प्रस्तुत करना होगा। तो बजट शब्द नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन हम बजट बोलते हैं क्योंकि वो चमड़े के बैग में लाया जाता है, तो देसी भाषा में या नॉर्मल बोल चालने की भाषा में वो बजट शब्द हो गया है। ठीक है। तो इसमें एएफएस अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर कौन सा है, 112, आर्टिकल नंबर 112, ये याद रखना है। ठीक है। संवैधानिक प्रावधान वही आ गया समझ में। उसके बाद बजट कैसे बनता है। देखो बजट बनाने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। कुछ समय पहले ही, ऐसे जैसे बजट बनना है उससे 10 दिन पहले एक हलवा सेरेमनी होती है। सभी जो वित्त मंत्रालय के अंदर जो ऑफिसर्स आते हैं, जितने भी ऑफिशियल्स आते हैं, वो 10 दिन पहले एक हलवा बनवाते हैं, हलवा शुरुआत करने से पहले, और हलवा बांटा जाता है जितने भी ऑफिसर्स जो बजट बनाने वाले हैं। ऑफिस बजट, इसका मतलब ये थोड़ी है बजट बनाने का काम वित्त मंत्री के पास है। बजट बनाने का काम वित्त मंत्री के पास नहीं है। वित्त मंत्री डायरेक्शन देगा थोड़ा बहुत, बजट बनाने का काम जो आईएएस और आईईएस अधिकारी हैं इकोनॉमिक वाले, उनके पास में है। तो वित्त मंत्रालय के 5 विभाग होते हैं। 5 विभागों में अलग अलग विभागों का काम, एक राजस्व का विभाग है, एक एक्सपेंडिचर का विभाग है, इस तरीके से 5 विभाग हैं, उनके अलग अलग काम है। वो सारे 10 दिन पहले हलवा सेरेमनी करते हैं, और उसके बाद में 10 दिन तक लगातार एक अपना पार्लियामेंट में नॉर्थ ब्लॉक है, सुना होगा, नॉर्थ पार्लियामेंट है, संसद है, वो अलग अलग जोन्स में बटी हुई है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। तो उस नॉर्थ ब्लॉक में वो कैप्ट हो जाते हैं, एक 10 दिन के लिए कैद हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं 10 दिन तक। वो 1 महीने के लिए बोलते हैं, नहीं, 10 दिन के आसपास में, एक 10 दिन या 15 दिन के आसपास में। नॉर्मली जिस दिन हलवा सेरेमनी होती है ना, जिस दिन हलवा बनाया जाता है उससे, और जब तक बजट बनता है तब तक वो उसी के अंदर कैप्ट रहते हैं, क्योंकि प्राइवेसी रखना जरूरी होता है। बजट लीक नहीं होना चाहिए। बजट लीक हो जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है, शेयर मार्केट वगैरह डाउन हो सकता है। लोगों को अगर पहले कुछ चीज़ पता चल गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो 10 दिन तक या 15 दिन तक वो उसके अंदर रहते हैं। ठीक है। तो बजट बनाने का प्रोसेस ये समझिए, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, यानी रक्षा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, बाल विकास है, गंगा उद्धार, जल विकास, जो भी जितने भी मंत्रालय हैं अपनी सरकार के, सभी मंत्रालय अपनी अपनी अनुशंसाएं, ग्रांट्स फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स वित्तीय मंत्रालय को भेजेंगे। सभी अपनी अनुशंसाएं, जैसे कि रेलवे को रुपए खर्च करने, रेलवे अपना कोई नया प्रोजेक्ट लेके आना चाहते हैं, ऐसे ही हर मंत्रालय अपनी पहले ही 1.5 महीने 2 महीने पहले ही अपनी अनुशंसाएं किसके पास भेज देता है, वित्त मंत्रालय के पास। फिर वित्त मंत्रालय में जो बैठे अधिकारी हैं वो सब मिलके उसमें मंथन करके उसका बजट बनाया जाता है। ठीक है। जैसे ग्रामीण मंत्रालय ने कोई नई योजना चलानी है, कृषि सिंचाई विकास योजना चलानी है, तो ग्रामीण मंत्रालय जो है वो लिख के अपने ड्राफ्ट बना के और वित्त मंत्रालय को भेजेगा। फिर वित्त मंत्रालय उसमें अपने पूरा फाइनल एडिटिंग करेगा। तो ये बजट बनने की प्रक्रिया होती है। सभी मंत्रालय भेजेंगे किसके पास में, वित्त मंत्रालय के पास में, और वित्त मंत्रालय में जो भी ऑफिशियल्स बैठे हैं और वित्त मंत्री के निर्देशन में वो सारा का सारा ड्राफ्ट बनाएंगे, फाइनल बजट बनाएंगे। आगे समझ में बजट कैसे बनता है। उसके बाद में हम बात करते हैं आय तथा व्यय का विवरण। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रुपए कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ये पूरी एक, जितने भी शब्द हैं ये थोड़े से टफ हैं शब्दावली, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है इसके बारे में। लेकिन उससे पहले हम बजट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। बजट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ 7-8 इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं कि सबसे पहले जो बजट प्रस्तुत किया था वो किसने किया था, अब तक सबसे ज्यादा किसने बजट प्रस्तुत किया हुआ है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। आप इसे लिख भी लेने सारे के सारे, ऐसे पूरा मत लिखना, थोड़ा बस जैसे मैं बोलता जाऊं उस हिसाब से लिखते जाना। जैसे कि पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सबसे पहला जो बजट प्रस्तुत किया गया था वो 1947 में किया गया। तो प्रथम वित्त बजट किसने पेश किया है, आर के षणमुखम सिटी। आर के षणमुखम सिटी, उन्होंने प्रथम वित्त बजट पेश किया है। ओके, अब 1947 में, 26 नवंबर 1947 में। ओके, अभी समझिए एक, हाँ बाद में लिखना सारा का सारा। अभी सुनिए
ये जो वित्त पहला जो बजट पेश किया गया था ये अंतरिम बजट था। अब ये अंतरिम बजट और पूर्णकालिक बजट क्या होता है ये अंतर समझ लीजिए। अंतरिम बजट का मतलब होता है कि सरकार का अगले 4-5 महीने में अगर चुनाव होने वाले हैं तो उससे पहले सरकार अगले 4-5 महीने के ही हिसाब से अपना बजट पेश करती है, उससे आगे के हिसाब से पूर्णकालिक बजट पेश नहीं करती। उसमें पूर्णकालिक बजट के अनुमान लगाए जाते हैं लेकिन बजट जो है अगले 4-5 महीने के लिए पेश किया जाता है। जैसे कि 1947 में जो पहला बजट था मैंने बताया, उससे अगले साल 4 या 5 महीने बाद में दोबारा पूर्णकालिक बजट प्रस्तुत करना था, तो वो एक छोटे से समय के लिए पेश किया गया था बजट, ऐसे ही अंतरिम बजट बोला जाता है। ऐसे ही अभी तो इस समय सरकार ने, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना चौथा पूर्णकालिक बजट प्रस्तुत किया है। अगले साल सन 2019 में वो 1 फरवरी को फिर से अपना बजट प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उन्हें पता है कि अप्रैल में और मई में चुनाव होने वाले हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी ही सरकार रहेगी, तो वो 1 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत करेंगे वो अप्रैल और मई तक के ही हिसाब से प्रस्तुत करेंगे, तो उसे बोला जाता है अंतरिम बजट या इंटरिम बजट। ठीक है, ये आ गया समझ में। छोटे समय के लिए जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो अंतरिम बजट। और एक होता है पूर्णकालिक बजट, जैसे कि अभी सरकार को पता है कि हमारी सरकार है और अगले साल तक सरकार रहनी है, तो अभी जो उन्होंने पेश किया है वो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक का बजट पेश कर दिया है। तो अंतरिम बजट और पूर्णकालिक बजट का अंतर समझ में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला जो बजट प्रस्तुत किया है वो किन्होंने किया है, R.K. षणमुगम शेट्टी। ये साउथ के थे और उस समय हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, उसके बाद में देखिए सबसे ज्यादा जो प्रस्तुत किया है अब तक वो मोरारजी देसाई है, उन्होंने 10 बार प्रस्तुत किया है। मोरारजी देसाई जी उन्होंने 10 बार प्रस्तुत किया है। पी चिदम्बरम जी ने 9 बार प्रस्तुत किया है और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार। याद रखना है, एग्जाम्स में बिल्कुल पूछा जाता है सीधा सीधा इसी तरीके से कि अब तक सबसे ज्यादा बजट किन्होंने प्रस्तुत किया है, कौन है, मोरारजी देसाई। उसके बाद में पी चिदम्बरम कितनी बार किया है, 9 बार, और प्रणब मुखर्जी 8 बार। तो ठीक है, ये याद रखना है। सबसे पहला बजट किन्होंने प्रस्तुत किया है, षणमुख शेट्टी। अब देखो मोरारजी देसाई के बारे में एक थोड़ी सी खास बात यह है कि उनका जो जन्म हुआ था 29 फरवरी को हुआ था। अच्छा, 29 फरवरी कितने साल में एक बार, 4 साल में एक बार आती है। तो ये अकेले प्रधानमंत्री हैं जो अपना बजट जिस समय पेश कर रहे थे उस दिन उनका बर्थडे था। 1964 में उनका बर्थडे था 29 फरवरी को, और 1968 में उनका बर्थडे था 29 फरवरी को। ठीक है, तो अकेले वित्त मंत्री हैं जिनका बजट प्रस्तुत करते समय उनका जन्मदिन था। बाकी बजट जो है पहले मैंने बता चुका हूं, फरवरी की अंतिम तारीख को पेश किया जाता है, फरवरी की अंतिम तिथि को। अभी 2017 से लास्ट ईयर से फरवरी की पहली तारीख को प्रस्तुत किया जाता है। समय का भी देख लीजिए, 1947 से लेके 1998 तक बजट जो था वो शाम को पेश किया जाता, शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, 1947 से लेके 1998 तक। उसके बाद में अटल बिहारी जी की सरकार थी 1999 में, तो उन्होंने सुबह 11 बजे से बजट प्रस्तुत करवाना शुरू कर दिया। ऐसे ही रेलवे बजट जो था 1924 से शुरुआत हुई थी, वो अलग शुरुआत हुई थी, और 1924 से लेके लास्ट ईयर तक 1 या 2 दिन पहले रेलवे बजट प्रस्तुत किया जाता था मुख्य बजट से पहले, लेकिन लास्ट ईयर रेलवे बजट को भी उसमें मर्ज कर दिया गया। आ गया समझ में। तो कब मर्ज किया गया है रेलवे बजट को, 2017 में लास्ट ईयर। और जो समय चेंज किया है सुबह 11 बजे का, वो कब किया है, 1999 में। 1998 का जो बजट था वो शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया गया था, 99 का बजट सुबह 11 बजे, और अब भी यही रवायत है, सुबह 11 बजे ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इंदिरा गांधी जी एक ऐसी ही प्रधानमंत्री थी, पहली प्रधानमंत्री थी जो बजट प्रस्तुत करने आई थी। उस समय यह था कि ये जो मोरारजी देसाई है ना, ये मोरारजी देसाई 10 बार प्रस्तुत कर चुके हैं अब तक। तो 1968 में और 1969 में इनके आपस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में, क्योंकि इंदिरा गांधी जी तो कम उम्र की थी और मोरारजी देसाई बहुत पुराने और वरिष्ठ थे कांग्रेस के अंदर, लेकिन मोरारजी देसाई को इंदिरा गांधी ने साइड में कर दिया था। तो मोरारजी देसाई कांग्रेस से अलग हो गए थे, बिल्कुल बिल्कुल उनके खिलाफ चले गए थे, और उन्होंने अपना वित्त मंत्री का पद छोड़ दिया था। तो उन्होंने वित्त मंत्री का पद छोड़ दिया, वित्त मंत्री का पद खाली, तो इंदिरा गांधी ने खुद ने वित्त मंत्री का पद संभाल लिया था उस समय। तो वो प्रधानमंत्री भी थी और वित्त मंत्री भी थी। हाँ, पहली महिला प्रधानमंत्री है जो वित्त मंत्री यानी अपना बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं हलवा सेरेमनी में बता चुका हूँ, 10 दिन पहले शुरुआत होती है हलवा सेरेमनी की। ठीक है, उसके बाद में ऑफिस हलवा सेरेमनी का मतलब ये हुआ ना, हलवा बनाया जाता है कढ़ाई में, बहुत बड़ी कढ़ाई है, उसमें हलवा बनाया जाता है। हलवा बनाने के बाद में जितने भी अधिकारी हैं सबको खिलाया जाता है, यानी कोई भी शुभ काम करने से पहले मीठा हो जाए। कैडबरी मिल्क नहीं देखा एडवर्टाइजमेंट, मम्मी बोलती है कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले मीठा खा लो। अब वो अच्छा काम क्या है वो अलग बात है।
ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं 1987-88 में राजीव राजीव गांधी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भी अपना ये बजट प्रस्तुत किया था। उस समय बीपी सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर, उनसे भी उनकी अनबन हो गई थी। बोफोर्स घोटाला चल रहा था उस समय, बोफोर्स घोटाला, और 1989 में शाहबानो केस चला था। तो उस समय राजीव गांधी के साथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी 87-88 में। तो बीपी सिंह उनसे अलग हो गए थे। अलग होने के बाद अगली बार वो प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है। तो 87-88 का जो बजट है वो राजीव गांधी प्रधानमंत्री के रूप में पेश करते हैं। उसके बाद में 1998 तक शाम के 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था और फरवरी का लास्ट दिन रहता था। ठीक है। 1999 से सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया जाने लगा। टाइम वही है, फरवरी का लास्ट दिन। अगर 28 फरवरी है तो 28 फरवरी को, अगर 29 फरवरी है तो 29 फरवरी को। उसके बाद में 2017 से चेंज कर दिया गया, सुबह का 11 बजे का टाइम रहा, और ये 28 फरवरी या 29 फरवरी को कब ले आए, 1 फरवरी ले आए। ठीक है। क्यों किया चेंज, ये समझ में आया? क्योंकि 1 अप्रैल तक जो भी अप्रोप्रिएशन बिल है वो पास कराना है, जितने भी ग्रांट है वो देने हैं हर डिपार्टमेंट को। तो इसलिए वो टाइम पहले कर दिया है। 2 महीने का टाइम हो जाएगा तो सारे बिल पास हो जाएंगे। उसके बाद में 2017 से जो रेलवे बजट था वो भी इसमें मर्ज कर दिया गया है। 1924 से चला आ रहा था रेलवे बजट, और 2017 में आते आते उसे मर्ज कर दिया गया। तो अब जीएसटी जो है पिछले साल लागू हो गया है। जीएसटी लागू होने के बाद में अभी बजट का जो पहला बजट है, बजट का थोड़ा सा महत्वता घट गई है। धीरे धीरे बजट की महत्वता घटती जाएगी। जैसे जैसे रिफॉर्म होते जाएंगे बजट का महत्व घटता जाएगा। पहले क्या होता था, इनडायरेक्ट टैक्स चेंज करती थी सरकार हर बजट के साथ में। जितने भी, जैसे मोबाइल पे जो टैक्स लग रहा है वो सर्विस टैक्स है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ना, उसमें जितने भी, वो सरकार हर बजट के साथ में चेंज करती थी। उन्हें फाइनेंस बिल बोला जाता है। अगर कुछ भी चेंज करना है टैक्स वगैरह में तो उन्हें फाइनेंस बिल बोला जाता है। तो वो सरकार चेंज करती थी। तो अगले अगले दिन जब भी अखबार में हेडिंग आती थी तो यही आती थी, मोबाइल सस्ते हो गए, टीवी महंगी हो गई, ये महंगी हो गई। लेकिन अभी वाले इसमें आपको ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का जो काम है, जिसका इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ कि जो जनता पे बोझ पड़ता हो, सीधा सीधा हमारे और आपके ऊपर बोझ पड़ता हो। टैक्स 2 प्रकार के हैं, अभी आगे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। तो वो अभी कम हो गया है, जीएसटी काउंसिल को वो काम दे दिया गया है। तो अभी इस बजट में उसके बारे में कोई स्पेशल बात नहीं कही जाती है। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये आय और व्यय की जो विवरण है वो किस तरीके से है। ये बजट है 2018-19 का। बाद में हम लास्ट में इसमें डाटा लिखते जाएंगे, कितना रुपए का आय हुई, कितने रुपए के व्यय हुई, आप भी साथ में लिख देना। 2 तरीका हुआ बजट का, एक आमदनी, दूसरा खर्चा। आमदनी को इंग्लिश में बोल रहे हैं रिसिप्ट, आय। ठीक है। और एक्सपेंडिचर यानी खर्चा हो गया, जो भी आप व्यय कर रहे हो। आमदनी है वो 2 तरीके से हो रही है, एक हो रही है राजस्व आय और दूसरी हो रही है पूंजीगत आय। मैंने इस तरीके से यहाँ बनाया क्योंकि खाली जगह छूट जाए। एक हो रही है राजस्व आय और दूसरी हो रही है, और सेम टू सेम व्यय भी 2 तरीके से होगा। एक होगा राजस्व व्यय और दूसरा होगा पूंजीगत व्यय। मैं समझा रहा हूँ अभी सारी चीजें। राजस्व का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसी इनकम जिसमें सरकार को सीधा सीधा रुपए प्राप्त हो रहे हैं, अपने आप का कुछ सामान उसका सरकार का जा नहीं रहा है। मतलब सीधी सी बात ये है, जैसे कि टैक्स है, टैक्स प्राप्त कर रही है सरकार, उसमें सरकार का कुछ नहीं जा रहा, सरकार को कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा। टैक्स तो जनता को देना ही है। टैक्स 2 तरीके से, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, वो सरकार के पास आएगा ही। ऐसे ही कुछ नॉन टैक्स भी रेवेन्यू प्राप्त होता है सरकार को। नॉन टैक्स जैसे ब्याज की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो ये होता है रेवेन्यू। और कुछ होता है कैपिटल, जिसमें सरकार का एक तरीके से रुपए पहले जा चुका है। ठीक है। ये, और कर्जा अगर सरकार ले रही है, इसमें सरकार का कुछ नहीं जा रहा, इसमें सरकार का जा रहा है। मतलब सरकार को खर्च करना पड़ेगा या तो, ठीक है, सरकार अगर कर्जा ले रही है तो सरकार को बाद में देना पड़ेगा। और उसके अलावा जैसे लोन प्राप्ति, यानी लोन पहले दे चुकी है तो उन्हें लोन को प्राप्त करना है। चलो अब देखते हैं राजस्व आय क्या होती है। 2 प्रकार की राजस्व आय, एक तो होगी टैक्स से और दूसरी होगी नॉन टैक्स से। टैक्स से जो होगी वो 2 तरीके से होती है। टैक्स समझ लीजिए, टैक्स का मतलब क्या होता है, पहले टैक्स समझ लीजिए। देखो, कोई भी सरकार हो, सरकार को चलाने के लिए टैक्स सिस्टम बहुत जरूरी होता है। नागरिकों का भी परम कर्तव्य होता है ये टैक्स देना। अगर आप एलिजिबल हो, आप योग्य हो, तो टैक्स देना चाहिए। सरकारी नौकरी में है, बिजनेसमैन है, वो सारे के सारे टैक्स देना चाहिए। लेकिन लोग चाहते हैं कि जितना हो सके टैक्स को चोरी किया जाए। अभी जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी के बारे में समझाता हूँ। ठीक है। तो टैक्स जो है एक नागरिक का परम कर्तव्य होता है। टैक्स का मतलब ये है कि सरकार है, अब सरकार को खर्चे करने पड़ते हैं बहुत सारे, नए रोड्स बनाने, हॉस्पिटल बनाने, स्कूल खोलने, उसके अलावा सब्सिडी देनी है, नई योजनाएं चलानी है, कृषि सिंचाई योजना, नरेगा, ये सारी योजनाएं, इनके लिए रुपए देने। सरकार को रुपए चाहिए, अब रुपए कहाँ से आएंगे?
ऐसे सरकार के पास में ऐसा तो है नहीं धड़ाधड़ नोट छाप के बनाती जाए। नोट छापने से तो कोई मतलब नहीं है। किसी दिन प्रधानमंत्री जी आएंगे, बोलेंगे कि अमान्य घोषित किए जाते हैं, तो नोट का क्या मतलब हुआ? नोट तो बस एक कागज है, जब तक उसमें सरकार का टप्पा है तब तक ही होता है ना। लेकिन वो कागज भी तब बनाया जाता है जब सरकार के पास में कुछ संपत्ति हो, उस नोट के बराबर वैल्यू का कुछ सामान हो, तभी तो बना सकते हैं। ऐसे थोड़ी है कि जितना मन में आ रहा है तब बनाते जाओ, ऐसे नहीं बना सकते। ऐसे बना देंगे तो फिर वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसे खर्च करने के लिए जो रुपए चाहेंगे वो इधर से प्राप्त होगी आय, वो टैक्स लेती है सरकार। टैक्स दो तरीके से लेती है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है जो अमीर लोग होते हैं उन पे, एक तरीके से इसे बोला जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है, तो 10 लाख रुपए के बाद में तो उस व्यक्ति की जो जिंदगी है वो आसान हो जाती है, उसके पास में बहुत सारी सुविधाएं हो जाती हैं। तो उसके बाद में अगर वो रुपए कमा रहा है तो उसमें से सरकार को टैक्स से देना पड़ेगा। नॉर्मली अभी जो सिस्टम है, इस बार सिस्टम अभी पिछले बजट में, इस बजट में कोई भी चेंज नहीं किया गया है टैक्स सिस्टम में। 2.5 लाख रुपए तक की अगर कोई कमाई कर रहा है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। 2.5 लाख से और 5 लाख रुपए तक की अगर कोई कमाई कर रहा है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की कोई कमाई कर रहा है तो उस पर 5%। अगर कोई व्यक्ति 3 लाख रुपए कमा रहा है मान लीजिए, तो 2.5 लाख तक जीरो टैक्स। उसके बाद में 3 लाख उसने कमाए, 50,000 ज्यादा कमा लिया 2.5 लाख से, तो 50,000 पे 5% टैक्स लगेगा। पूरे 3 लाख पे नहीं लगेगा सीधा, वो जो 50,000 एक्स्ट्रा कमाए उस पर कितना लगेगा? 5%। 50,000 का 5% कितना हुआ? 2500, यानी 50,000 का 5% 2500 रुपए, ठीक है, 2500 रुपए हो गए। उसके बाद में 2.5 लाख तक जीरो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और जैसे ही 5 लाख से ऊपर उठता है, 5 लाख से 10 लाख तक 20%। 5 लाख से अगर 10 लाख के बीच में उसकी इनकम है तो कितना हो जाएगा टैक्स? 20%। और 10 लाख से, हाँ 10 लाख से ऊपर अगर इनकम है तो 30% टैक्स हो जाता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की 6 लाख इनकम है तो बताइए कितना टैक्स भरेगा? तो इस तरीके से ये टैक्स भरना पड़ता है। 2.5 लाख तक जीरो, 5 लाख तक 5 लाख के बाद में 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख के बाद में 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से आगे की साइड में जाने पर 30%। और उसमें आगे ये सिस्टम है 50 लाख से और अगर 1 करोड़ तक की अगर आपकी आमदनी है तो सरचार्ज लगता है, 10% सरचार्ज लग रहा है। और 1 करोड़ से ज्यादा आमदनी है तो उसमें 15% सरचार्ज लगता है। सरचार्ज टैक्स के ऊपर लगता है, पूरी इनकम पे नहीं लगता है। टैक्स जो दिया है उसके ऊपर आगे सरचार्ज लगता है। ये आ गया समझ में डायरेक्ट टैक्स। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु बनी, जैसे मान लीजिए लक्स का साबुन बन रहा है, 20 रुपए में उनकी लागत लगी। कंपनी है, कंपनी बनाई हुई है, कहीं पे भी जयपुर में कोई कंपनी है, वो अपना सामान लगा के उसे बनाएगी, उसमें मजदूरी वगैरह सब शामिल करके उसका पूरी कीमत आ रही है 20 रुपए। उसके बाद में उस पर लगती है एक्साइज ड्यूटी, यानी जो निर्माण हुआ है उसकी टैक्स लग गया। तो मान लीजिए कि उस पर 3 रुपए का आपने टैक्स लगा दिया एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे सेल टैक्स अलग अलग राज्यों के अलग अलग लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में बेचते टाइम भी बहुत सारा टैक्स जुड़ जाता है उसमें। मान लीजिए कि एक्साइज ड्यूटी लगी उस पर 3 रुपए की, 20 का और 3 रुपए कितना हुआ? 23 रुपए हो गया। 20 रुपए है, उसमें 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद में उस पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सेल टैक्स लगता है, बीच में चुंगी भी लगती है 2 रुपए। अगर मैं सेल टैक्स मान लेता हूँ, बीच में चुंगी लगी 2 रुपए, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में बेचने पर भी एक अलग टैक्स लगता है, बीच में होता है वो पूरा पूरा सिस्टम। मान लीजिए, चलो इतना ही मान लेते हैं, 1 रुपए अंतिम और टैक्स जुड़ गया। अलग अलग टैक्स होते हैं, उनमें से एक और टैक्स जुड़ गया। कुल कितने रुपए का हो गया विशावन? कितने का हुआ? 28 रुपए का। 3 2 5 2 7 और 28 रुपए का। अब ये जो साबुन बना है, कंपनी ने बनाया 20 रुपए का, बिकने वाला है 28 रुपए का। बीच में 8 रुपए कहाँ के हैं? टैक्स है ना, बीच में टैक्स लगा अलग अलग जाए। अब ये टैक्स कौन देगा? 8 रुपए कस्टमर देगा, हम और आप देंगे। तो हम जो रुपए दे रहे हैं वो बीच बीच वाले सिस्टम को दे रहे हैं, हम डायरेक्ट सरकार को थोड़ी दे रहे हैं। हम जो है बीच वाले सिस्टम को दे रहे हैं रुपए, और वो सीधा किसको पहुंचा रहे हैं? सरकार को पहुंचा रहे हैं। तो हम कैसे दे रहे हैं? जो टैक्स दे रहे हैं किसी भी वस्तु पे, वो इनडायरेक्ट देते हैं। ये तो वस्तुओं पे होता है। दूसरा होता है सर्विस पे, यानी सेवाओं पे। आप जैसे पढ़ने जाते हो कहीं कोचिंग में या कहीं भी किसी भी बड़े कॉलेज में, वहाँ की फीस है 10,000 रुपए, और उस पर सर्विस टैक्स है जैसे 12,000 रुपए, वो 12% है। 12% कितना हुआ? 1,200 रुपए। 10,000 का 12% 1,200 रुपए। तो आपको फीस जो देनी पड़ेगी 11,200 रुपए देनी पड़ेगी। आपने तो कोचिंग वालों को दे दिया, अब कोचिंग वाले की जिम्मेदारी है वो 1,200 रुपए है वो सरकार को पहुंचाना है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट रूप से टैक्स होता है, गुड्स पे होता है और सर्विस पे होता था। अभी क्या है कि सारे अलग अलग टैक्स को मिला के सरकार ने जीएसटी बना दिया है। गुड्स यानी वस्तुएं और सर्विस, सर्विस यानी सेवाएं, जैसे कि
आप कोचिंग में जा रहे हो, वहां पे सेवा। सेवा का मतलब हुआ ऐसा कोई भी काम जिसमें जो दिखता नहीं है कि वो हो रहा है, लेकिन आपको ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि आप एजुकेशन लेने जा रहे हो, ठीक है, एजुकेशन में कोई नई चीज बन रही है, आपके पास नॉलेज ही आ रही है ना। डॉक्टर है, डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर के पास में आप जा रहे हो, डॉक्टर कोई ऐसा नई चीज थोड़ी बना रहा है, नया उत्पाद थोड़ी बना रहा है, डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है सिर्फ अपनी नॉलेज के हिसाब से, नया उत्पाद नहीं बना रहा है। ऐसे ही आप किसी भी कॉल कॉल सेंटर या सीए आपने लिया हुआ है, पीए लिया हुआ है अपनी हेल्प करने के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह जो भी है, वो नया कुछ अलग से उत्पाद नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो सर्विस दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। टीचर भी होता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर भी होते हैं, सीए वगैरह जो भी है। तो जिनमें आपको नया उत्पाद बनता नहीं दिख रहा वो होती हैं सेवाएं, और जिनमें कोई नए उत्पाद या वस्तुएं बनी है वो वस्तुएं। तो वस्तुएं और सेवा इन दोनों पे टैक्स लगता था इनडायरेक्ट। अब उनको अलग अलग टैक्सों को मर्ज करके एक जीएसटी बना दिया गया है, और जीएसटी में भी 4 स्लैब रखी गई हैं। जीएसटी पे कभी अलग लेक्चर देखेंगे तो अभी आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। राजस्व में इधर देखिए, आय में 2 तरीके की आय, राजस्व आय और पूंजीगत आय। राजस्व, रेवेन्यू आय और कैपिटल आय। अब राजस्व भी 2 तरीके की होगी, एक तो होगी टैक्स वाली और दूसरी होगी नॉन टैक्स वाली। टैक्स कितने तरीके का हुआ, कौन सा, डायरेक्ट और नॉन इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट हम और आप वस्तुओं और सेवा पे देंगे, तो जिसमें जीएसटी अभी चेंज कर दिया गया है, ठीक है। और डायरेक्ट जो है, कोई भी व्यक्ति रुपए कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है, 10 लाख से ऊपर, 5 लाख से ऊपर, तो वो सरकार को सीधा सीधा देता है, उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो उनसे कॉर्पोरेट टैक्स लिया जाता है, वो रुपए कमा रही हैं, वो प्रॉफिट में आ रही हैं, तो वो भी अपना टैक्स देती हैं। ये आ गया समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं कि नॉन टैक्स क्या है। नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो क्या है। नॉन टैक्स में ब्याज प्राप्ति, जैसे सरकार ने किसी भी राज्य को लोन दिया हुआ है तो वो राज्य सरकार को ब्याज देगा, सरकार के पास आमदनी आएगी। इस तरीके से समझ लीजिए, इस घर में इस व्यक्ति ने अगर बैंक में रुपए लगाए हुए हैं, ठीक है, या कहीं भी किसी भी व्यक्ति को उधार रुपए दिए हुए हैं, तो वो व्यक्ति साल साल में या महीने 6 महीने में जितना वो चाहे, जिस हिसाब से चाहे, तो उसे ब्याज तो देगा ही। मेन रुपए वापस आए वो बात बाद में देखी जाएगी, लेकिन ब्याज तो आनी चाहिए कम से कम। तो सरकार को हर साल ब्याज प्राप्ति होती है, उससे भी आय प्राप्त हो गई। ये किस में आ रहा है, नॉन टैक्स में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में लाभांश एवं लाभ, यानी कुछ एक सरकारी कंपनियां होती हैं। जब भारत आजाद हुआ था तो समाजवाद की तरफ कोशिश की थी जवाहरलाल नेहरू ने, थोड़ा बहुत लेफ्ट साइड में थे, वो लेफ्ट साइड की तरफ थे, तो सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बना दी। बीएचईएल, बेल सुना है कभी, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, बीएसएनएल सुना है, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो ये बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, ये क्या करती हैं, सेवाएं देती हैं, सेवाओं के बदले में या कुछ नई वस्तुएं बनाती हैं, वस्तुओं को बेचती हैं, उसके बदले में प्रॉफिट कमाती हैं। जैसे सेम टू सेम ये मान लीजिए, एक तो होती है प्राइवेट कंपनी जिसपे हमने यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स लगा दिया, यानी डायरेक्ट टैक्स। अब जो कंपनियां सरकार की हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, वो भी तो रुपए कमाएंगी, तो उन जो कंपनियों में से लाभ प्राप्त होगा। या बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों में सरकार ने अपना थोड़ा बहुत पार्ट दिया हुआ है, स्टेक होल्डर 10%, 20%, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपने राजस्थान में रिफाइनरी लग रही है, तो उसमें सरकार ने 30% हिस्सा दिया हुआ है, रुपए दिए हुए हैं। तो जब उसमें इनकम प्राप्त होगी तो उसमें से 30% इनकम किसके पास में आ जाएगी, सरकार के पास में आ जाएगी। और वो 30-70% जो प्राइवेट कंपनी कमा रही है उसमें से भी सरकार टैक्स लेगी, अलग से टैक्स लेगी। लेकिन 30% तो उसका लाभांश है, क्योंकि उसने पहले रुपए लगाए हुए हैं। तो लाभांश और लाभ का मतलब समझ में आ गया, जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें जो लाभ प्राप्त होगा वो सरकार के खजाने में। दूसरा, अगर किसी प्राइवेट कंपनी में रुपए लगाए हुए हैं सरकार ने, तो उसमें जो पार्ट आएगा वो भी लाभांश यानी डिविडेंड होगा। उसके अलावा सेलिंग, वस्तुएं और सेवाएं, सरकार बहुत सारी चीजें छोटी मोटी बनाती रहती है। जैसे कि कोई बुक बनाई, बुक बना के सरकार ने प्रकाशन किया उसका, तो उसे बेचना है। कोई भी, जैसे भारत 2018, भारत 2017 बुक बनती है ना सरकार की, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार अपने लेवल पे बेचती है सीधा सीधा, ठीक है। तो उनसे जो आमदनी प्राप्त हो जाएगी उसे क्या बोलेंगे, वस्तु एवं सेवाओं का बेचना, एक तरीके से सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद में ग्रांट। ग्रांट का मतलब होता है कि फ्री में कोई दे देना, किसी को कुछ सामान दे देना या पैसे दे देना। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी जैसे बाहर गए कहीं पे भी, तो नरेंद्र मोदी जी को जैसे इंग्लैंड गए तो वहां पे किसी ने सोने की मूर्ति भेंट कर दी वहां के प्रधानमंत्री ने। अब वो नरेंद्र मोदी तो उसे रख नहीं सकते, वो तो सरकार के लिए गिफ्ट की है, नरेंद्र मोदी के लिए थोड़ी गिफ्ट की है। नरेंद्र मोदी उसे रख लेंगे तो वो भ्रष्टाचार में आ जाएगा। कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी तरीके की गिफ्ट नहीं ले सकता। अगर गिफ्ट मिल रही है उसे तो वो सरकार का खजाना है, तो वो फ्री का अनुदान है ना, उसके रुपए थोड़ी चुकाने पड़ रहे हैं, वो तो गिफ्ट दिया उन्होंने। ऐसे ही बहुत सारे देश जो होते हैं भारत में, जो एनजीओ वगैरह होते हैं या सरकार कोई बड़ा प्रोजेक्ट चला रही है, उसके लिए अनुदान दे देते हैं बिना
किसी लोन या ब्याज के, मतलब दे दिया, आज के बाद हम तुमसे पूछेंगे नहीं कुछ भी, आप इसे लो, अनुदान लो, चाहे चाइल्ड विकास में, चाहे एजुकेशन के लिए, बहुत सारे IM दे देते हैं, बहुत सारे देश जो अमीर देश हैं, ठीक है। तो वो अनुदान होंगे वो किस में प्राप्त हो जाएंगे? नॉन टैक्स में। आ गया समझ में? राजस्व प्राप्ति कितने प्रकार की हुई है? कौन कौन सी? टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में कौन से हुए? टैक्स में कौन से हुए? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और नॉन टैक्स में बोलना? ब्याज की प्राप्ति, लाभांश, वस्तुएं एवं सेवा बेचना और अनुदान। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया रेवेन्यू यानी राजस्व प्राप्ति। मैंने बताया था आय दो तरीके की है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। अब पूंजीगत प्राप्ति देखते हैं। पूंजीगत प्राप्ति में एक होता है नॉन डेब्ट, बिना कर्जे का, यानी कि सरकार ने लोन दिया हुआ है किसी राज्य को, सरकार ने अगर जैसे किसी राज्य को लोन दिया है 5,000 करोड़ रुपए का, आज से 10 साल पहले दिया था वो, ठीक है, 10 साल से तो उससे ब्याज ले ही रहा था, वो इसमें शामिल हो रहा था, ठीक है। अब उस राज्य के पास में पैसे आ गए और उस जो पैसे की डिमांड होगी कि इतने दिनों में कंप्लीट देना है, तो अब वो राज्य उस सरकार को पैसे वापस देगा, तो वो लोन की प्राप्ति होगी, लोन की प्राप्ति होगी, वो सरकार के खाते में ही जाएगा, इनकम ही होगी ना उसकी। इस तरीके से यहाँ देख लीजिए घर वाला, अगर इन्होंने बैंक में रुपए जमा कराए हुए हैं तो ब्याज तो आ ही रही है, लेकिन वो रुपए तो सेफ है, अगर जब चाहे जब निकाल सकते हैं। अगर किसी को ब्याज पे दिए हैं तो वो ब्याज वाला तो देगा ही ना, तो वो लोन दिया वो प्राप्ति हो जाएगी, वो सरकार की आमदनी हो गई। उसके बाद में विनिवेश, जैसे सरकार की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें बहुत सारे रुपए लगाए हुए हैं सरकार ने, बहुत सारे, तो उनमें 10% हिस्सा बेच दिया, 20% हिस्सा बेच दिया, उसमें से जो कमाई हुई वो कहाँ चली गई? राजस्व, ये अपने सरकार की आय में शामिल हो गई। ये कौन से तरीके का है? पूंजीगत आय। ये तो है बिना कर्जे का, ठीक है, अगर पहले दिए हुए थे या पहले कंपनी बनाई हुई थी उसमें से डिसइन्वेस्ट कर दिया तो सरकार के पास में आय आ गई। अब होता है एक कर्जे का, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये कर्जा दो तरीके से लिया जाएगा, या तो एक्सटर्नल लिया जाएगा या इंटरनल लिया जाएगा। सरकार के पास में ऐसा है, सरकार योजनाएं चलाएगी, उसमें रुपए खर्च करने होते हैं, रुपए खर्च करने के लिए सरकार को रुपए चाहिएंगे, इनसे रुपए आए, उस तरीके से रुपए आए और इस तरीके से आ गए, 3 तरीके से आ गए, फिर भी रुपए कम पड़ रहे हैं। 3 तरीके से तो रुपए आ गए फिर भी रुपए कम पड़ रहे हैं, अब क्या करेगी सरकार? कर्ज लेगी। कर्ज लेगी, कर्ज दो तरीके से लेगी, या तो RBI के पास जाएगी कि आप हमें कर्ज दे दो, हम बाद में आपको रुपए चुका देंगे, साथ साथ में इंटरेस्ट देते रहेंगे, यानी ब्याज देते रहेंगे। ये जो कर्ज है ना, इस पे ब्याज भी तो देनी पड़ेगी, हम आपको ब्याज देते रहेंगे, ठीक है। और दूसरा होगा बाह्य। बाह्य यानी अमेरिका के पास जाके, जापान के पास जाके, या कहीं भी किसी भी देश से जाके, हाँ, जैसे कि अभी जापान ने बुलेट ट्रेन लगाई है भारत में, हाँ, 2022 तक वो कंप्लीट होनी है, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर वो ब्याज ले रहे हैं 1% से कम, तो ब्याज तो हर साल के साल देनी पड़ेगी हमें, और एक समय ऐसा भी आएगा जिस समय हमें पूरा पूरा लोन चुकाना पड़ेगा, तो वो हो जाता है बाह्य कर्जा। जापान से कर्जा ले लिया, IMF से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, ये हो जाता है बाह्य कर्जा। ये आ गया समझ में? कैपिटल दो तरीके की, एक कर्जे वाला और एक। अब देख लेते हैं कि खर्चा कैसे कैसे होगा। खर्चा भी दो ही तरीके का होगा, जैसे वहां पे हुआ है ऐसे ही इधर की साइड में, एक होगा रेवेन्यू और दूसरा होगा कैपिटल। रेवेन्यू को राजस्व, कैपिटल को पूंजीगत। रेवेन्यू नॉर्मली सैलरी और पेंशन, सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, करीब करीब 1,84,000 1,85,000 के आसपास में सरकारी कर्मचारी हैं, सभी को सैलरी देनी होती है, सभी को पेंशन देनी होती है, ठीक है, तो वो हो जाता है अपना रेवेन्यू में। उसके बाद में रक्षा क्षेत्र, सरकार को देश चलाना है, देश चलाने के लिए डिफेंस जरूरी है, डिफेंस के लिए जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह देनी है, और उसके साथ में हर साल नए नए सामान खरीदने। आया समझ में? मतलब तोप खरीदनी है, गोला बारूद खरीदने, एयरफोर्स के लिए जहाज खरीदने, शिप बनाने, शिप वगैरह जो भी निर्माण करना है वो डिफेंस के क्षेत्र में, तो ये सरकार डिफेंस वाले में खर्चा कर रही है। पहला सैलरी में और पेंशन में, पेंशन यानी रिटायरमेंट के बाद में जो रुपए दिए जाते हैं, उसके बाद में सरकारी स्कीम, यही होता है आपका पूरा बजट। बस यही बजट होता है पूरा के पूरा। नई नई कौन सी स्कीम निकाली है, नरेगा निकाली है, या कि अभी जैसे 2018-19 वाले में नमो केयर नाम से बोला जा रहा है, जिसे कि पूरे 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 50 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक योजना चलाई है, बहुत अच्छी योजना चलाई है, जिसमें 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक का बीमा क्लेम है। तो अगर कोई भी बीमारी होती है तो वो एक स्कीम है, उसमें रुपए खर्च होंगे। तो नॉर्मली हम जो अखबारों में पढ़ते हैं वो बस यही पढ़ते हैं कि सरकार ने कौन कौन सी स्कीम चलाई है उसके बारे में, बाकी इन चीजों के बारे में इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। सैलरी के बारे में कभी कुछ नहीं, बस इतना बताया, जैसे इस वाले में बता दिया है कि सैलरी के बारे में कि राष्ट्रपति की सैलरी पहले 3.5 लाख थी, अभी 5 लाख कर दिए। उपराष्ट्रपति की 4 लाख कर दिए, और अपने राज्यपाल की 3 लाख कर दिए,
उसके साथ साथ में ये भी लिख दिया गया है कि सांसदों की जो सैलरी है वो हर 5 साल में रिव्यू की जाएगी और जैसा इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसके साथ साथ में उसे बढ़ाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में सब्सिडी देती है सरकार, अनुवृत्तियां देती है। अनुदान में और अनुवृत्तियों में अंतर होता है। अनुवृत्तियां एक तरीके से जनता की भलाई, गरीब जनता की भलाई के लिए दी जाती है। सब्सिडी नॉर्मली सबसे ज्यादा जो सब्सिडी दी जाती है वो फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी खाद्य सुरक्षा बिल पे। फूड सिक्योरिटी एक्ट नाम सुना है? यूपीए सरकार लेके आई थी। तो उसमें ये होता है कि जो अनाज है वो 3 रुपये, तो उसमें अगर गेहूं का जो कीमत है ओरिजिनली अगर 20 रुपए किलो है, तो 3 रुपए किलो सरकार दे रही है, 2 रुपए किलो सरकार दे रही है, तो बीच में जो 18 रुपए आएंगे वो कहाँ से आएंगे? सरकार उसमें सब्सिडी देगी। ठीक है। ये होती है सब्सिडी अनुवृत्तियां। यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको 3 या 4 सब्सिडी याद रखनी है। पहला हुआ खाद्य सुरक्षा पे, दूसरा हुआ रासायनिक उर्वरकों पे। ये जो आप हाँ फर्टिलाइजर जो होते हैं, किसान जो खाद बीज डालते हैं ना, उनमें भी सरकार बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है। हम बाद में कल वाले लेक्चर में पूरा डाटा देख लेंगे उनके बारे में कि इस वाले में फूड सिक्योरिटी एक्ट में कितना दिया जाता है, फर्टिलाइजर में कितना दिया जाता है। उसके बाद में तीसरा होता है पेट्रोलियम क्षेत्र। पेट्रोलियम जो हम यूज करते हैं उसमें भी सरकार सब्सिडी देती है। उसमें कीमत ज़्यादा होती है लेकिन सरकार पहले से ही उसमें कम करने के लिए सब्सिडी दे देती है। आ गया समझ में? ये हुआ राजस्व। उसके बाद में ब्याज देना। सरकार ने लोन लिया है, सरकार ने जैसे मैंने बताया ना कर्जा लिया है। यहाँ पे इधर की साइड में आय तो कर ली, लेकिन वो आय कैसी है? कर्जे वाली आय। कर्जे वाली आय तो काम की थोड़ी है। कर्जे वाली आय में तो ब्याज भी देना है और लोन बाद में चुकाना भी है। ठीक है। तो ये जो अगर रुपए ले लिए आरबीआई से ले लिए या यहाँ से ले लिए, तो इनका ब्याज भी देना पड़ता है सरकार को। सबसे ज्यादा तो इसमें ही खर्चा हो जाता है, सरकार का ब्याज देने में ही खर्चा। अभी डाटा देखेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा। उसके बाद में अनुदान, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी लेके आ रहे हैं, ऐसे ही भारत से कोई बाहर से कोई पीएम आ रहा है, कोई भी विदेशी व्यक्ति आ रहा है, तो उसके लिए गिफ्ट दी जाती है। यस, भारत भी कुछ देशों के लिए दरियादिली दिखाता है, जैसे भूटान वगैरह या गरीब देश जो हैं उनके लिए अनुदान दे देता है, रुपए रुपए दे देता है कि आप अपना कुछ भी प्रोजेक्ट चलाओ, हम आपसे रुपए नहीं मांगेंगे। तो ये अनुदान में चले गए। ठीक है। तो ये कौन से तरीके का हुआ? रेवेन्यू। और दूसरा होता है कैपिटल, पूंजीगत। यानी लोन जो वहां पे लिए थे वो सारे के सारे अब वापस चुकाने का समय आ गया है। यानी पहले कहीं पे 1 लाख करोड़ रुपए लिया, पहले तो आप उसमें ब्याज दे रहे हो, वो तो राजस्व में आ गया। अब उसे पूरा का पूरा चुकाना है, वो किस में आ जाएगा? पूंजीगत में आ जाएगा। और उसके बाद में पूंजीगत वस्तु एवं संपत्तियां खरीदना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी रुपए, इसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोल सकते हो आप, एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार को इस पे ज्यादा खर्च करना चाहिए, इस चीज पे, पूंजीगत वस्तुओं को खरीदने में और बनाने में। लेकिन अभी अभी भारत की सरकार बहुत कम खर्च कर पा रही है, 14% के आसपास। जो जितना इस चीज पे ज्यादा खर्च करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वही देश आगे जाके डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली पूंजीगत वस्तुएं खरीदने एवं संपत्तियां बनाना, कि सरकार कहीं पे रोड बना रही, सरकार कहीं पे हॉस्पिटल बना रही है, सरकार कहीं पे पुल बना रही है, रेलवे लाइन बना रही है, उसके साथ साथ में नई वस्तुएं खरीद रही है। एग्जाम्पल इस तरीके से मान लीजिए, यहाँ पे ये व्यक्ति है, आय का देख लिया उन्होंने, खर्चे का घर वालों का जो भी है, बच्चे की पढ़ाई का, हेल्थ का जो भी है, वो सारे के सारे, नौकर को कितने रुपए देने हैं, वो सारे के सारे इसने ले लिए। अब बात आती है कुछ नई संपत्ति बनाने की, कि यार मैं ऐसा करता हूँ, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करता हूँ कि मैं एक नया घर बना लेता हूँ, मेरे पास में रुपए हैं एक्स्ट्रा, तो नया घर बना लेता हूँ। नया घर बना लूंगा तो मैं उसे रेंट पे उठा दूंगा, किराए पे, तो वो ऑटोमेटिक महीने दर महीने हमें रुपए देता रहेगा। ऐसे ही ये वाली जो चीजें, ये सारी की सारी बाद में काम आती हैं। एक बार तो रुपए खर्च हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे इनसे रुपए आता रहता है। जैसे और एग्जाम्पल मान लीजिए, इस व्यक्ति ने जेसीबी खरीद ली, जेसीबी खरीद के काम पे लगा दिया उसे, तो जेसीबी से तो कमाई होगी, जबकि रुपए जेसीबी जितने की है वो है ही उसके पास में, वो जेसीबी का रुपए तो है ही, उसके साथ साथ में वो महीने में कमाई भी दे रही है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो अब मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा पूरा पूरा। सरकार के बजट में 2018-19 में दो चीजों का लेखा जोखा होता है, आय का और व्यय का, खर्चे का। आय कितने प्रकार की बताइए? कौन कौन सी? राजस्व और पूंजीगत। और व्यय? राजस्व और पूंजीगत। राजस्व आय कितने प्रकार की है? टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आएगा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आप जीएसटी मान लीजिए सीधा सीधा। अब आते हैं कैपिटल नॉन टैक्स में। नॉन टैक्स की बात करते हैं, ब्याज जो देनी है वो चुकानी पड़ेगी। दूसरा लाभांश और ब्याज आएंगी, ये आय की बात चल रही है। ब्याज जो आएंगी वो सरकार के खाते में जाएंगी, लाभांश और लाभ जो आएंगे वो सरकार के खाते में, वस्तुएं एवं सेवाएं कुछ बेच दी हैं वो सरकार के खाते में, और अनुदान अगर प्राप्त हो गए हैं तो वो सरकार के खाते में। दूसरा कौन सा प्रकार है? पूंजीगत आय। पूंजीगत आय दो तरीके की है, एक तो होगी कर्जा लेना, दूसरा बिना कर्जे के प्राप्त करना। पहले बिना कर्जे वाली देखते हैं कि लोन प्राप्ति हो गई, किसी राज्य को दिया हुआ है। दूसरा, पुरानी कोई कंपनी है उसमें से डिसइन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद में
कर्जा प्राप्त करना। कर्जा ऐसे बोलते हैं, या तो बाह्य बाह्य कर्जा ले लो किसी विदेशी देश से, आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से, और आंतरिक कर्जा यानी आरबीआई से कर्जा ले लो। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद में खर्चा बताओ, खर्चा कितने प्रकार का है, कौन कौन सा? राजस्व और, हाँ इसमें राजस्व खर्चे में पहला बताओ। उसके बाद में, उसके बाद में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सरकारी स्कीम, ये जो अखबार में आप पढ़ते हो ये सारी की सारी सरकारी स्कीम। उसके बाद में सब्सिडी, सब्सिडी मैंने 3 तरीके की सबसे इंपॉर्टेंट बताई है। पहली बताई है मैंने फूड सिक्योरिटी एक्ट में, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में। दूसरी बताई है मैंने आपको फर्टिलाइजर यानी रासायनिक चीजों में, जो आप खाद यूरिया वगैरह यूज करते हो उसमें सरकार सब्सिडी देती है। और तीसरा पेट्रोल यानी केरोसिन वगैरह आप यूज करते हो ना, सस्ता मिलता है आपको केरोसिन, लेकिन उसकी ओरिजिनल बाजार कीमत होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें पेट्रोल में भी सरकार सब्सिडी देती है। ठीक है, उसके बाद में जो अगर पहले लोन लिया हो तो उसकी ब्याज भी देनी है। उसके बाद में अनुदान अगर किसी दूसरे को देश को दे रहे हैं। और पूंजीगत खर्चे कौन कौन से हुए? लोन देना और पूंजीगत वस्तुएं। अब हम इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं, और आपके पास में जो जो सारी चीजें मैंने बताई हैं वो आप अपना खोल लीजिए, और मैं आपका फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। जल्दी से इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में जो जो स्कीम चलाई है 2018 की वो देखेंगे। इस तरीके से आपका फ्लो चार्ट आ रहा होगा चौथे पांचवें पन्ने पे। हाँ ये आ रहा है आपका फ्लो चार्ट, देख लीजिए। हाँ मैं आपको कंप्लीट कराता हूँ वो। हाँ, तो इसमें फ्लो चार्ट में 2 चीज देखनी है, इधर की साइड में प्राप्ति आय, कहाँ से रुपए आए, और दूसरा इधर की साइड में व्यय। ठीक है, व्यय वाला अगला फ्लो चार्ट है, मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे। हाँ, आय 2 तरीके की बताई थी मैंने, कौन कौन सी? राजस्व आय और पूंजीगत आय, राजस्व आय और पूंजीगत आय। ठीक है, मैंने ये राजस्व आय जो प्राप्ति हुई है मैं 1 रुपए मान रहा हूँ, पूरा 1 रुपए प्राप्त हो रहा है सरकार को। कितना? 1 रुपए। 1 रुपए में से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, सारा का सारा। तो राजस्व आय में सबसे पहले मैंने बताया था, एक बताया था टैक्स वाली आय, और दूसरी होती है नॉन टैक्स वाली आय। ठीक है, टैक्स में ये मान लेते हैं हम, ये वाली टैक्स की वाली आय इधर से, यहाँ से देखो ये वाली पूरी राजस्व आय, और इधर की साइड में पूंजीगत आय लिखेंगे। टैक्स की आय 2018-19 में सरकार को जो प्राप्त हुई है, जीएसटी से देखते हैं डायरेक्ट। जीएसटी से जो प्राप्त हुआ है वो 23% प्राप्त हुआ है। कितना हुआ है? 23%, या मान लीजिए 23 पैसा, अगर 1 रुपए मान रहे हैं तो हम। ठीक है, 23 पैसा प्राप्त हुआ है सरकार को जीएसटी से, दिख रहा है ना आपके उसमें। जीएसटी के बाद में दूसरा क्या है? यूनियन एक्साइज ड्यूटी, और चौथा क्या है? कस्टम। उसके बाद में यूनियन एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स। ये एक्साइज ड्यूटी तो कुछ वस्तुएं बनाने पे लगता है, और कस्टम जो होता है वो आयात और निर्यात पे लगता है। कोई भी अगर चीन से कोई सामान आ रहा है, जैसे कोई भी मोबाइल आ रहा है, तो उस पर सरकार अंदर घुसने से पहले कस्टम ड्यूटी लगाती है। तो बताइए कितना है अपना वो पहला वाला यूनियन एक्साइज ड्यूटी कितनी है? यूनियन एक्साइज ड्यूटी कितनी है? 8 पैसा। ठीक है, उसके बाद में कस्टम ड्यूटी कितनी है? कितना है? 4 पैसा। तो ये कौन कौन सा हिस्सा हुआ? नॉन टैक्स वाला। तीन मिला के क्या हो गए? नॉन टैक्स वाले। नॉन टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स। ये तीन मिला के क्या हो गए? इनडायरेक्ट टैक्स। अब उसके बाद में देखिए इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किसका हिस्सा है? कितना है इनकम टैक्स में? 16 पैसे। उसके बाद में कॉरपोरेशन एक्ट, यानी जो कंपनियों पे लगता है ना, वो कितना होता है? 19 पैसे। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं, ये कॉरपोरेशन टैक्स है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं बोरोइंग, यानी कर्ज जो ले जा रही है सरकार के द्वारा। कर्जे कितने लिए हैं? 19 पैसे का। 19 पैसे में इंक चेंज कर देता हूँ, 19 पैसे का कर्जे ले लिए। ठीक है, उसके बाद में नॉन डेप्ट, ये वाली नॉन डेप्ट वाली, जो इसमें लोन प्राप्ति हो जाएगी और विनिवेश। ठीक है, वो कितना है? नॉन डेप्ट कितना है? 3 पैसा। उसके बाद में नॉन टैक्स रेवेन्यू, हमें इस वाले को क्षेत्र को तो भूल ही गए ना, ये वाला ब्याज प्राप्ति, लाभांश, सेलिंग, और ये। अब हम बात कर लेते हैं, जो पैसा सरकार के पास आता है वो जाता कहाँ है, खर्च कहाँ पे होता है। मैंने पहले ही बताया था 2 तरीके से खर्च होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें से जो पैसा आता है उसमें से सबसे पहले तो सरकार को कुछ पैसा राज्यों को देना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन ने एक प्लान बनाया हुआ है जिसके तहत राज्य सरकारों को केंद्र के टैक्स में से देना पड़ता है। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले केंद्र से राज्यों को दे दिया जाएगा, उसके बाद में बहुत सारे अलग अलग
जो प्रोग्राम है उनमें दिया जाता है। इसमें देख लीजिए आप, पेंशन्स में और सैलरीज में 5 पैसे दिए जाएंगे। इससे स्टेट्स के शेयर जो हैं टैक्स में और ड्यूटीज में वो 24 पैसे हैं। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन ने अदर ट्रांसफ़र के लिए 8 पैसे रखे हुए हैं। सब्सिडी 9 पैसा होती है। डिफेंस में 9 पैसा खर्च हो रहा है। उसके बाद में इंटरेस्ट पेमेंट यानी जो ब्याज है वो देनी है, यानी पहले जो लोन लिए हैं उन पे जो ब्याज है वो 18 पैसे में। उसके बाद में सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम है उनमें 10 पैसे लगेंगे, और कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं उनमें 9 पैसे लगेंगे। उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर्स जो होंगे उसमें 8 पैसे लगेंगे। तो ये सारा का सारा खर्चा होगा और कुल मिला के 1 रुपये के आसपास में खर्च हो जाएगा। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं एक्चुअल डाटा पे। तो एक्चुअल डाटा यानी बजट एट ग्लांस 2018-19 यहाँ पे लगाया हुआ है। तो रिसिप्ट देखते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट जो हो रही हूँ 17,25,738 करोड़ रुपए की, और उसके साथ में कैपिटल रिसिप्ट जो हो रही है वो 6,73,409 करोड़ रुपए की। तो इन दोनों को टोटल जोड़ने पे हो जाता है, टोटल रिसिप्ट जो है वो 23,99,147 करोड़, और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 24,42,213 करोड़, यानी कि ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस है जो 43,066 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट जो प्राप्त हो रही है। रिसिप्ट दो प्रकार की बताई थी उसमें, रेवेन्यू रिसिप्ट, और रेवेन्यू भी दो प्रकार की, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कॉरपोरेशन टैक्स जो है 6,21,000 करोड़ रुपए का, इनकम टैक्स जो है 5,29,000 करोड़ रुपए का, और इनडायरेक्ट में यूनियन एक्साइज ड्यूटी है 2,59,600 करोड़, जीएसटी है 7,43,900 करोड़, और कस्टम ड्यूटी है 1,12,500 करोड़, और कुल मिला के जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो 22,71,242 करोड़ रुपए का हो रहा है। इसमें यूनियन टेरिटरीज का टैक्स भी शामिल हो जाता है, तो कुल टैक्स 14,80,000 हो जाता है। अब बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में सबसे पहले जो ब्याज प्राप्ति है, इंटरेस्ट रिसिप्ट है, वो 15,162 करोड़। उसके बाद में डिविडेंड एंड प्रॉफिट 1,07,312 करोड़। उसके बाद में एक्सटर्नल ग्रांट जो बाहर से अनुदान मिल रहे हैं 2,667 करोड़, और अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है 1,17,886 करोड़। इस तरीके से यूनियन टेरिटरी से जो मिल रहे हैं वो हैं 2,062 करोड़, और कुल जो हो रहा है नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,45,089 करोड़। तो इस तरीके से सेंट्रल नेट टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो हो रहा है 17,25,738 करोड़। ये टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब हम बात करेंगे कैपिटल रिसिप्ट की। कैपिटल रिसिप्ट दो तरीके की हैं, नॉन डेप्ट रिसिप्ट और डेप्ट रिसिप्ट, यानी कर्जे की रिसिप्ट और बिना कर्जे की। तो बिना के कर्जे की जो है उनमें से पुराने जो लोन दिए हुए हैं उनकी रिकवरी होगी, तो इसमें 12,199 करोड़ रुपए की रिकवरी होगी, और अन्य कैपिटल रिसिप्ट जो हो रही हैं वो 80,000 करोड़ रुपए की। इसके साथ साथ में जो डेप्ट यानी कर्जा लिया जा रहा है वो है 5,81,210 करोड़ रुपए का। ये बोरोइंग और लाइबिलिटीज होती हैं। इस तरीके से जो कैपिटल रिसिप्ट टोटल हो गया 6,73,409 करोड़ रुपए का। तो हम देख चुके हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगा। यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट हम जोड़ते हैं, देखते हैं 17,25,738 करोड़, और कैपिटल रिसिप्ट है 6,73,409 करोड़। दोनों को हम कंबाइंड करते हैं, जोड़ते हैं तो 23,99,147 करोड़। अब सरकार ने अगले साल के लिए जो एक्सपेंडिचर खर्चे का अनुमान लगाया है वो है 24,42,213 करोड़। जितनी आय होती है उतना ही एक्सपेंडिचर होना चाहिए, यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं तो ड्रॉ डाउन जो है कैश बैलेंस का वो 43,66 करोड़ रुपए है। अब बात कर लेते हैं जो पैसा एक्सपेंडिचर पे यानी खर्च किया जाएंगे, वो अलग अलग स्कीम्स होती हैं सरकार की। नॉर्मली हम रेवेन्यू और कैपिटल के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में इन्हीं स्कीम्स को देखेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ उसमें। एस्टिमेट इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर जो है 5,08,400 करोड़ का है। सेंटर के द्वारा जो स्कीम चल रही है उनमें 7,08,934 करोड़ रुपए,
उसके अलावा इसमें पेंशन्स दिए जा रहे हैं, डिफेंस पे खर्च हो रहा है, पेट्रोलियम पे, फर्टिलाइज़र पे, फूड सिक्योरिटी एक्ट पे, एग्रीकल्चर के साथ साथ में रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ, इन पे सारे सारे रुपए खर्च हो रहे हैं। तो ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे सारे के सारे। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।